तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हमारे फिनेंशियल सेक्टर में चार या पांच बिजनेसेस जो आपके बेसिकली सिक्योर्ड लेंडर्स हो गए, आपके हाउसिंग फाइनेंस, एमएसएमई या लैब बुक में वो लोग जो सिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अलॉन्ग विद एमराल्ड फाइनेंस के बारे में भी बात करेंगे कि उस बिजनेस में क्या चल रहा है। तो अगर आपको पूरे इकोनॉमी में देखना है फाइनेंशियल्स के लिए, तो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आरबीआई के रेपो रेट्स वगैरह से कैसे ट्रांसमिशन हो रही है, फिर आपके रुपए डिप्रिसिएशन से क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है अगर आपको पूरा फाइनेंशियल सेक्टर एज अ होल उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो कुछ दिनों पहले बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो उस वीडियो से हमको एक पूरा सेक्टर में क्या चीजें चल रही है, पूरे आपके एमएफआईज में क्या चल रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में क्या चल रहा है, किस तरह की कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स होंगी, उससे एक रफ अंडरस्टैंडिंग आपको वहां से मिल जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 कंपनीज को डिस्कस करेंगे। एसबीएफसी, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, फीडबैक फाइनेंशियल्स, कैपिटल ग्लोबल और एपनल फाइनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो लेट्स टॉक अबाउट एसबीएफसी फाइनेंस। तो एसबीएफसी फाइनेंस क्या करता है, अगर आप इनके बिजनेस को देखोगे ना, तो बहुत ही कॉशियस मैनेजमेंट है और बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आई थिंक 3 साल हो गया है इनके इनके कंपनी को लिस्ट हुए हुए। और इनकी जो कमेंट्री रहती है आप देखेंगे, इससे पूरा आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर एज अ होल है उसके बारे में काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। तो जब ये एमएफआई के इश्यूज आने वाले थे तो वहां पे भी ये कंपनी ने आके सबसे पहले ही एक तरह से बताया था। वैसे ही अगर आप अभी आप देख रहे हो, जैसे एमएफआई का सेक्टर में इश्यूज आया था, अभी तो वो रिकवर कर गया है काफी। बट क्या होती है, इकोनॉमी में चीजें आपकी पर्कुलेट करती है। एमएफआई के जो इश्यूज है वो आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जाएगी और ऐसे पूरी इकोनॉमी में आता है। तो ये कंपनी भी पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे थोड़ा कॉशियस कमेंट्री दे रहा था कि जो ऑन द ग्राउंड है उसकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो उस कारण जब आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो इनके 30+ डीपीडी जो थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़े थे। जैसा ये कंपनी कहता है कि लगभग आप देखेंगे नवंबर में इनके पूरे वो पीक कर गया था। तो कंपनी कुछ इस तरह से कहती है, जब कोई क्राइसिस आता है या फिर जो पूरी इकोनॉमी में कोई दिक्कत आती है, तो उसको लगभग 3 क्वार्टर्स लगते हैं उसको पीक करने में, और लगभग 3 या 4 क्वार्टर्स लगते हैं उसको रिकवर करने में। तो बेसिकली क्या होता है, जब देखिए तो कहना ये लोग ये चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल से केस में क्या हुआ, जब एक सेक्टर में इशूज आता है, क्योंकि ये बिजनेस होते हैं काफी लेवरेज बिजनेस होते हैं, तो इनको पूरा 1 से 1.5 साल लग जाता है अपनी उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वही आप देखेंगे नवंबर में इनका पीक किया था, तो धीरे धीरे जब आप इनकी पूरी बैलेंस शीट देखोगे ना, तो वहां पे इनकी जो 30+ डीपीडीज है वो आपकी इंप्रूव होने लग गई है। फिर आप इनकी एसेट क्वालिटी देखोगे तो वो भी इंप्रूव हो रहा है। अब लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इसका एक और इम्पैक्ट कहाँ पे आता है आपको, तो जब आप इसका इम्पैक्ट देखोगे ना, तो जो कंपनी जो होती है उसकी जो डिसबर्समेंट होती है वो अल्टीमेटली आपको कम होती हुई दिखेगी। तो अगर आप एसबीएफसी के नंबर को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा इनका जो एयूएम बुक है लगभग वो 10,000 करोड़ का है। बट जो डिसबर्समेंट ट्रेंड है वो क्वार्टर 2 से लेकर क्वार्टर 3 के बीच में आप देखेंगे इनका डिसबर्समेंट घटा है। और उसके कारण अब जैसे अगर आप देखेंगे ग्रॉस एनपीएस देखोगे ना, इनका इसमें भी हल्की स्लाइट इंक्रीज हुई है, मतलब 1 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है। बट ग्रॉस एनपीए तो आपको पूरा एक क्यूमुलेटिव नंबर देता है, तो उससे बेटर पैरामीटर हो जाता है। अगर आपको डायरेक्शनल नेचर देखना है, ये कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पे 30+ डीपीटी देखेंगे। अब यहीं पे आपको एल्ड और स्प्रेड के बारे में बात करना है। देखिए अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इनका जो एल्ड है वो आपको घटा है, और जो इनका स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहा है अगर आप कंपेयर करोगे। तो देखिए अब यहीं पे दो चीज देखना है आपको। यील्ड का जो रिलेशन होता है वो आपके पूरे नेट इंटरेस्ट इनकम से होता है। तो देखिए कई बार क्या होती है, कंपनी जब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बेसिकली कम होती है तो कई बार कंपनियां उसको पास ऑन कर देती है। और दूसरा चीज ये भी है, जो आपके नेट इंटरेस्ट इनकम होता है वो एक फंक्शन होता है आपके लेवरेज का। कहने का मतलब क्या है, देखिए बेसिकली जो पूरी फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, आपको डेप्ट लेना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप डेप्ट लोगे ना, तो आपको जो उसका डेप्ट का एक्सपेंस होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो उसका नेट इंटरेस्ट का है, मतलब इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगी, उसकी जो क्वांटम होगी वो घट जाएगी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो हर बार आपको सही पैरामीटर देता नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या पैरामीटर लेकर चलना चाहिए, तो उसके लिए नॉट जस्ट इन एसबीएफसी, आप बाकी कंपनी से भी इसको बेसिकली रिलेट कर सकते हो। तो वहाँ पे स्प्रेड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो आपको एक कंपनी की प्राइसिंग पावर के बारे में बताता है। जैसे आपकी एफएमसीजी कंपनीज होती है ना, वहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस के इम्पैक्ट को वो कितना पास ऑन कर पाता है। तो यहाँ पे भी अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है या घटती है उसके बाद भी वो कितने कितने अपने स्प्रेड को मेंटेन रख पाता है, वो कंपनी की बेसिकली क्रेडिबिलिटी को बताता है। तो अगर आप एसबीएफसी देखोगे ना, तो इनका जो स्प्रेड है वो आपका 9% पे कांस्टेंट रह रहा है। अब ये लोग आगे क्या बात करते हैं अपने ये बेसिकली डिसबर्समेंट वगैरह के बारे में। तो कंपनी जैसे ये जो एसबीएफसी कंपनी है थोड़ी थोड़ी अरमान फाइनेंशियल जैसी कंपनी है, क्योंकि बहुत कॉशियस कमेंट्री देते हैं। तो ये लोग बात करते हैं कि जो अभी भी इनका प्रेजेंट गाइडेंस है वो लगभग 5 से 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करने की बात करते हैं। तो और जो क्रेडिट कॉस्ट हो गया उसमें बोलते हैं लगभग 10 बेसिस पॉइंट का स्लाइड अप या डाउन रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में के बीच में। और जो डिसबर्समेंट ट्रेंड है इनका वो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में जो कम हुआ था, वो लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे ऑन ट्रैक होने की बात है। अब अगर जब मैं देखूं, बेसिकली कंपनी ने अपनी एयूएम की ग्रोथ पे कुछ गाइडेंस को कम नहीं किया है। थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री है ऑन द केस ऑफ आपकी क्रेडिट कॉस्ट और जो आपकी ये आने वाला डिसबर्समेंट होगा। तो आने वाले क्वार्टर में जब आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो वहां पे आपको ये देखना है कि इनकी जो 30+ डीपीडी है उसमें क्या फर्दर डिक्रीमेंट होता है कि नहीं होता है, जो कि ऑलरेडी डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। एट द सेम टाइम
जो आपको इनका GNPA नंबर है वो भी आने वाले क्वार्टर्स में वो कम होता हुआ दिखना चाहिए। अब देखिए SBFC के केस में और अगर आप देखोगे ना, तो जैसे 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 मैंने कोवर्किंग के केस में आपको समझाया था कि एक नेट AUM वहाँ पे बिल्ड हो गया है। AUM कैसे बिल्ड होता है, वहाँ पे आपको रियल एस्टेट लेने पड़ते हैं। इन द केस ऑफ फाइनेंशियल AUM कैसे बिल्ड होता है, आपको डिसबर्समेंट करना पड़ता है। तो ये जो कंपनियां हैं इन्होंने डिसबर्समेंट काफी कर लिया है और अपनी जो ब्रांचेज होती है उसको भी खोल लिया है। तो इनका एक बेस ऑलरेडी वहां पे हो गया। अब वो लोग क्या करेंगे उसके आगे, अब धीरे धीरे अपने उन पे लैब का जो पोर्टफोलियो है इनका, या फिर आई थिंक इसका इनका गोल्ड लोन का भी पोर्टफोलियो है, तो उस पर AUM पर ब्रांच जो है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो उससे जो इनका नेट ओपेक्स टू AUM है, मतलब पूरे आपको AUM बनाने के लिए कितना ऑपरेटिंग खर्चा करना पड़ता है, वो अभी कम हो रहा है। तो अगर आप लास्ट 3 ईयर देखोगे ना, तो कंपनी का लगभग 50 बेसिस पॉइंट को ओपेक्स टू AUM पे रिडक्शन दिखा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है कि कंपनियों को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो क्या कंपनी कहता है कि उसके आगे भी इनको मिलता रहेगा? तो कंपनी कहता है 3 साल से हम ये करते आ रहे हैं और देर इज फर्दर स्कोप फॉर दिस ओपेक्स टू फर्दर डिक्रीज। आई थिंक अभी कुछ 35% पे इनका हो गया है। तो फर्दर जो इनका इंप्रूवमेंट होना है या नहीं होना है उसके बारे में लोग फर्दर क्वार्टर फोर के एंड में गाइडेंस देंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप SBFC फाइनेंस को देखोगे तो अभी थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री है। और दूसरी चीज ये है, इनका लेवरेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके कारण इनका ROA बढ़ रहा है। और जो इनका ROE की ट्रेजेक्टरी है वो कंपनी की पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो देखा जाए तो SBFC फाइनेंस काफी अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रहा है। बस इनके जो पूरी जर्नी का फेज है वहां पे थोड़ा सा अभी एक पॉज समझ लीजिए, एक कॉशियस फेज समझ लीजिए, थोड़े से इशूज आ रहे हैं जो कि MFI के इशूज आपको कैलकुलेट किए हैं बाकी लैब वाले पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये एक पूरा मोटा मोटी अगर आप देखेंगे SBFC फाइनेंस के बारे में कमेंट्री हो गई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। अब देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस आप देखेंगे तो ये थोड़ी गुजरात में इनका बेसिकली ब्रांचेस वगैरह ज्यादा है। तो आपको आपने देखा कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स पहले, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर में, जो पूरे मिस्टर ट्रम्प जी के टैरिफ वगैरह हो गए थे उससे पूरा आपके जो गुजरात में जो डायमंड व्यापारी होते हैं, फिर आपके चेन्नई में जो वो तिरुपुर रीजन में आपके जो भी कंज्यूमर्स हो गए वहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ गया था। तो इसके कारण इस कंपनी का भी पूरा आपको जो डिसबर्समेंट है वहां पे स्लो डाउन दिखा था। फिर उसी कारण इनके NPS नंबर भी आपको बढ़ते हुए दिखे थे। वैसा ही कुछ केस है जैसा आप देखेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस मतलब SBFC या बाकी कंपनियों के केस में रहा था, कुछ वैसा ही इंपैक्ट यहाँ पे भी दिखा था। और दूसरी चीज क्या हो रही है स्पेशली इन द केस ऑफ आपकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, आप देख रहे हैं कि जैसे अभी देखिए जितने भी MFI की क्राइसिस हुई उसके कारण जो आपके बड़े बड़े लेंडर्स हैं जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया और भी कंपनियां हैं, तो वो लोगों ने क्या किए, धीरे धीरे सिक्योर्ड की तरफ, एक हायर टिकट साइज की तरफ बेसिकली अपने AUM को फिक्स करने लगे। तो उससे क्या हुआ, ये जो कंपनी है इंडिया शेल्टर जैसी कंपनी है, फिर जो होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनी है, इनको एक तरह से कॉम्पिटिशन जो है वो ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, जो BT आउट रेट होता है ना, तो बेसिकली बाउंस रेट जो होता हो जाती है, कस्टमर जो है वो अपनी जो लोन है उसको स्विच कर लेता है होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनियों से लेके आपकी ये जो वेल स्टैब्लिश जो लोअर रेट पे देती है उनके ऊपर स्टैब्लिश कर देता है। अब ये जो चीज है ना, ये पूरा फेनोमेना जो है, जब भी आपकी एक जो रेपो रेट की साइकिल होती है ना, वो जो आप डिक्रीजिंग ट्रेंड में, कहने का मतलब क्या है, जब कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग आपका कम होता है तो वहां पे आपको इस तरह की चीज दिखती है। तो कुछ उस तरह से ये कंपनी अभी आगे बढ़ रही है। अब होम फर्स्ट फाइनेंस की कमेंट्री अगर आप देखोगे ना तो क्या कहते हैं, अगर मैं डिसबर्समेंट के बारे में बात करूं तो कंपनी कहता है इनका जो लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है लगभग आई थिंक 30,000 AUM करने की बात करते हैं लोग FY30 के आसपास। अब देखिए कंपनी ने कुछ समय पहले अपना कैपिटल रेज किया था, तो उससे इनको फर्दर अभी तो कुछ कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी जो ROE की ट्रैजेक्टरी है वो भी आपको ऊपर की तरफ जा रही है। फिर जो इनका नेट गाइडेंस है उन्होंने उसको मेंटेन रखा है। फिर इसके अलावा अगर आप इनकी एसेट क्वालिटी पे देखोगे ना तो वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में इनका डिसबर्समेंट ट्रेंड आपको वापस बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। और स्प्रेड भी जस्ट लाइक जैसे हमने SBFC के केस में बात किया, इन द केस ऑफ होम फर्स्ट फाइनेंस आल्सो, यहाँ पे जो इनका स्प्रेड है वो लगभग 5.4% है। अब देखिए यहीं पे आप चाहो तो इनके स्प्रेड्स वगैरह को है ना अलग अलग सेक्टर की कंपनी से कंपेयर कर सकते हो। अभी हमने जस्ट SBFC देखा था, वहां पे आपने ये देखा कि जो आपके वहां पे स्प्रेड आपको मिल रहे थे लगभग 9% के मिल रहे थे। वहीं जब आप होम फर्स्ट फाइनेंस को देखोगे तो 5.4% में मिलते हैं। क्यों? बिकॉज आपका एक हाउसिंग जो प्रोडक्ट होता है वहां पे आपकी कोलेट्रल होती है वो बेसिकली, तो उसमें जो आपका रिस्क वेट होता है वो आपको कम होता है। तो कुछ इस तरह से देखना है इनके स्प्रेड वगैरह के बारे में। और जो इनकी अगेन सेम चीज है, क्रेडिट कॉस्ट पे भी इनका वेल विद इन द रेंज ही है। तो ये सारी चीज होगी आपकी होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। अगेन थोड़े से इनके भी पॉज वाला फेज चल रहा है, सेक्टर में कोई खास इशूज नहीं है, थोड़े से MFI के कारण इनके भी इशूज आए हैं। अब इंडिया शेल्टर के केस में क्या हुआ, इंडिया शेल्टर के केस में इन्होंने क्या किया, इनकी आप इस क्वार्टर के नंबर देखोगे ना तो जो इनका जनरल गाइडेंस रहता है कि लगभग 30-35% के बीच में ग्रो करेंगे। और आई थिंक पिछले क्वार्टर से हमने ये देखा था कि इनका जो AUM का ग्रोथ है ना वो थोड़ा सा कम हो गया था, मतलब ऑन द लोअर साइड आप कह सकते हो, लगभग मान लीजिए 30-32% के आसपास वो लोग ग्रो कर रहे थे। तो इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे लगभग इनके नंबर उसके आसपास ही आए हैं। बट कंसर्न लोगों को इसलिए आया था कि इनका जो 30+ DPD का नंबर है ना वो काफी बढ़ गया था, उसके कारण इनके NPS वगैरह में भी इम्पैक्ट आया था। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये देखा कि जो कई बार कस्टमर्स होता है जब वो अपना एक EMI छोड़ देता है, तो देखिए अब जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके पास एक तरह से EMI का डबल बर्डन आ जाएगा ना, तो एक बार में उसको दो EMI पे करनी पड़ेगी। तो द एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू पे टू EMI साइमल्टेनियसली बिकम्स डिफिकल्ट।
तो कंपनी क्या किया इस केस में, क्या किया, ये जो सरफेसी एक्ट होता है बेसिकली आप लीगल प्रोविजंस ले सकते हो उसके एसेट को स्नैच करके और उसके ऊपर रिकवरी करने की जो कोशिश करते हो। तो इंडिया शेल्टर ने क्या किया है, उस बेसिकली जो 30+ डीपीडी वाले बकेट था उसको एनपीएस में कन्वर्ट होने दिया। तो उसी कारण आप देखोगे इनका जो बेसिकली एनपीएस वाला क्वांटम है वो थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखा। कहने का मतलब क्या है, 30+ डीपीडी आपको बढ़ते हुए दिखी, तो उसके कारण वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है। बट कंपनी कहता है कि वो स्टेबलाइज्ड है, उसमें कुछ ना इनको इशू नहीं दिखता है। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये लोग गाइडेंस है, ये लोग यही कहते हैं कि जो अभी FY 26 एंड होगा तो वहां पे लगभग 30% पे ग्रो करेंगे और आने वाले साल में लगभग अपना अगेन 30-35% पे ग्रो करने की इन्होंने गाइडेंस को मेंटेन किया है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी 40 से 50 बेसिस पॉइंट के बारे में बात करते हैं ये लोग। सो ये सारी चीज हो गई इनके बारे में। और देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे आपने होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में देखा था वहां पे उनको कैपिटल रेज उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। दूसरा, और यहीं पे जो आप देखोगे ना, जब आप इंडिया सेंटर को देखते हो तो यहाँ पे आपको इनका दिखेगा कि जो पूरी एयूएम है बेसिकली इनकी वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे और इनका जो बेसिकली लेवरेज रेशियो वो भी रिलेटिवली कम है। तो उससे यहाँ पे जो कैपिटल रेस का इशू दिखता है वो भी आपको कम दिखता है। तो आपको इंडिया सेंटर को कुछ इस तरह से देखना चाहिए। अगेन आप देखेंगे प्रेजेंटली थोड़ा सा उस फेज में चल रहे हैं जहाँ पे कुछ क्वार्टर्स लगेंगे सभी चीजें नॉर्मलाइज होने में। बट अगेन दूसरा चीज ये भी है कि आप पूरे सेक्टर में देख रहे हो ना, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग्स कम हो रहे हैं आपके, तो उससे भी आपको फर्दर इंप्रूवमेंट मिलने ही वाला है। तो इंडिया सेंटर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एमरल्ड फाइनेंस के बारे में। आप देखिए एमरल्ड फाइनेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एट द स्टार्ट ऑफ क्वार्टर जब उनका नंबर्स आए थे तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बना दी थी, तो उनके नंबर्स को मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब एमरल्ड फाइनेंस के केस में दिक्कत क्या हो गई ना, एक तरह से देखिए, एक तो वहाँ पे कंपनी छोटी कंपनी है ऑफकोर्स, तो वहाँ पे क्या हुआ उन्होंने अपने बेसिकली कॉन कॉल जो करना था उसको 7 या 8 दिन डिले कर दिया। तो एक तो उसी से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है इन्वेस्टर्स के माइंड में। अब इनके बिजनेस का डायरेक्शन किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आप एमरल्ड फाइनेंस को देखते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई प्लेटफॉर्म कंपनी नहीं है, ना ही कोई, आप इसको थोड़ी फिनटेक कंपनी भी कह सकते हो। बट उससे भी बेटर अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर एनबीएफसी वाली कंपनी बन रही है या उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अब जब एमरल्ड फाइनेंस को लोग देखते हैं तो इसका एक्साइटमेंट क्यों आ रहा था लोगों के केस में, तो वो जो उनका अर्ली वेज एक्सेस प्रोडक्ट था उसके बारे में आ रहा था। तो हमने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया है और जैसे कंपनी भी कहता है, तो एमरल्ड फाइनेंस जो है जो उनका अर्ली वेज एक्सेस प्रोडक्ट है दैट इज जस्ट, आप ऐसे समझ लीजिए कुछ बजाज फाइनेंस का जो होता है ना कस्टमर रिक्रूटिंग स्ट्रेटजी। अब अगर आप पूरी इनकी कितनी ये लोग कमाई करते हैं, अगर आप उसमें एमरल्ड फाइनेंस का बेसिकली नंबर देखोगे ना, मतलब अर्ली वेज एक्सेस से कितना कमाते हैं ये लोग, तो अभी आई थिंक 4 या 5% होगा। तो ये तो अब प्रेजेंट की बात होगी। तो कई बार इनकी जो कॉन्कॉल होती है वहां पे इनसे ये पूछा जाता है कि भविष्य में आपकी क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी इन द केस ऑफ अर्ली वेज एक्सेस वाले प्रोडक्ट की तरफ। तो कंपनी का देखिए क्या रहता है, कंपनी कहता है कि आई थिंक अगर आप देखोगे ना इनका जो पूरा बिजनेस है तो 2-3 चीजें करते हैं। एक अर्ली वेज एक्सेस प्रोडक्ट होता है जहां से इनको बेसिकली प्रोसेसिंग फीस कह लीजिए वो मिलती है। फिर आप ये लोग सिंडिकेशन बिजनेस करते हैं, जो इनका एक जो बेसिकली सब्सिडरी होगी ना, शुभ लक्ष्मी करके जो नाम है उनका, सिंडिकेशन बिजनेस करते हैं। वहां से क्या करते हैं, जितने भी आपकी बैंक्स वगैरह होंगे उनके लिए लोन सोर्सिंग एजेंट्स का काम करते हैं विद हेल्प ऑफ बोथ देयर ओन एम्प्लॉइज एज वेल एज डायरेक्ट सोर्सिंग एजेंट्स होते हैं। और इनको वहां से कमीशन मिलता है, तो लगभग आप मान लीजिए उससे 40-50% इनका रेवेन्यू आता है, 48% के आसपास होगा। और तीसरा चीज क्या है, इनका लगभग 100 करोड़ का ईयूएम भी है, जहाँ पे ये लोग बिजनेस लोन्स वगैरह देते हैं, एमएसएमई लोन्स वगैरह देते हैं। तो उससे भी लगभग वही 50% के आसपास आता है। कहने का मतलब क्या है, लगभग आप मान लीजिए 50-50 लगभग इनका प्रोसेसिंग फीस से आ गया और इनका लगभग 50% आपका इसकी इंटरेस्ट इनकम से आ गया। और उसी में कुछ 3 या 4% जो है वो आपकी अर्ली वेज एक्सेस प्रोडक्ट से आता है। अब कंपनी भविष्य में आगे जाके क्या बात करता है, तो भविष्य में भी कंपनी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग जो अपना एक प्रॉपर मिक्स बोलते हैं कि जो ये अपने बिजनेस को देखते हैं वो किस तरह से देखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अर्ली वेज एक्सेस जो प्रोडक्ट है वो लगभग 6% रहेगा इनके पूरे मिक्स का, और 46% आपका बाकी दोनों से आएगा, मतलब सिंडिकेशन बिजनेस से आएगा और आपके ईयूएम बिजनेस से आएगा। अब देखिए अभी आप इनका प्रेजेंट ईयूएम देखोगे ना तो लगभग 100 करोड़ का ईयूएम है। अब उस पर ये लोग क्या बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि इनके पास ऑलरेडी ये लोग 20 या 30 सालों से इतने सारे बैंकों से काम करते हुए आ रहे हैं, तो ऑलरेडी इनको सेक्टर के बारे में पता है। तो ये लोग अभी बात करते हैं अपने उस ईयूएम को बेसिकली आने वाले कुछ 3 या 4 सालों में उसको 20-25% CAGR पे ग्रो करने की बात करते हैं, और कहते हैं उसको हम लोग 250-300 करोड़ के ईयूएम तक लेके जाने की बात करते हैं। सो ये चीज है। अब तो ये तो ठीक है। अब इसके अलावा ये लोग और चीज क्या करते हैं, अब देखिए कंपनी छोटी है तो ऑफकोर्स आप देखते हो कि इनको जो इनका डेप्ट लेना होगा ना अपनी बैलेंस शीट को ग्रो करने के लिए, तो प्रेजेंटली अगर आप इनका डेप्ट बाय इक्विटी देखोगे ना तो वो बेसिकली 0.2 दिखता है। अब आरबीआई के रेगुलेशंस के वाया जितनी भी एनबीएफसी होती है उनको लगभग 6x तक अपना लेवरेज करने की उनको बेसिकली कैपेबिलिटी दी जाती है। तो कंपनी के पास इनफ स्कोप है अपने लेवरेज को बढ़ाने का। तो उस लेवरेज को बढ़ा के, और अभी क्या हुआ है इनकी रेटिंग अपग्रेड भी हुई है, तो उससे ये लोग बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होएगा। उससे ये लोग अभी एसबीआई से बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी, लेवरेज ये लोग लेंगे। अब ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ना, तो यही बात है ये लोग पिछले क्वार्टर में भी कर रहे थे। बट यहीं पे आप देखेंगे
अभी ये भी कंपनी वही कहता है कि सभी जो पूरा सिनेरियो चल रहा है पूरे लैंडिंग स्पेस में, जो कि हम बाकी सेक्टर्स हैं मतलब एनबीएफसी से जैसे हम लोगों ने अभी देखा एमएसएमई और आपके अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी स्ट्रेस आउट हुई है ना। और जो एमएफआई साइकिल का है उसमें भी पूरा एक साल उस तरह का ही गया है। तो कंपनी का जो कमेंट्री है वो काफी कॉशियस कमेंट्री है। तो कंपनी हमेशा वही कहता है कि हम लोग चाहे तो लोन काफी ज्यादा दे सकते हैं, देन द इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज नॉट कि हम लोग कितना लोन दे दे, बट कितना उससे रिकवर कर पाए। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ने की बात करती है। और अगर मैं कुछ और बातें करूं तो यही चीज, हाँ, और दूसरी चीज क्या है, जो इनका अर्ली वेज एक्सेस में जो इनका पूरा 250 कॉर्पोरेट्स करने की बात थी ना, तो वही वो सेम रीजन देते हैं कि सिंस अभी पूरा इंडस्ट्री में थोड़े से इशू चल रहे हैं, तो वहां पे वो लोग उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। अगर आप इनका नंबर देखोगे ना तो लगभग आई थिंक 60-70 सॉर्ट ऑफ है, लगभग 250 कॉर्पोरेट्स करने के नंबर्स में। तो वहां पे ये लोग अभी उसमें कम करने की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू गो फॉर द क्वालिटी बिजनेस, नॉट कि बस उसको नंबर बढ़ाने के लिए करना है। और दूसरी बात, इस कंपनी को अगर आप देखोगे इनके एनपीएस के नंबर पिछले 2 क्वार्टर से आने शुरू हो गए हैं। तो पिछले क्वार्टर में दो इनका एनपीएस आया था, लगभग एक 10,000 करोड़ का, 10,000 का आया था और एक 6,000 का आया था। तो 6,000 वाले से इनको रिकवर हो गया है और 10,000 वाला जो है उसमें भी कुछ रिकवर हो जाएगा, ये लोग बात करते हैं। बट द कंसर्न इज इससे एक बड़ा एनपीए आ गया है। अब उससे बड़ा एनपीए क्या है, लगभग 26 लाख का एनपीए आया है इनका। जो भी कारण है, वो कंपनी बेसिकली सॉल्वेंट नहीं थी उतनी कि वो पैसा दे पाए। तो वो उसी कारण वो एनपीएस आ गया, उसमें से लगभग इन्होंने 17 लाख रुपए 17 लाख ऑलरेडी रिकवर कर लिए हैं। बचा 9 लाख रुपए। वो लोग ये कहते हैं कि फरवरी के एंड तक वो रिकवर हो जाएगा। अब वो होगा नहीं होगा वो हम लोग क्वार्टर 4 के जो कॉन्कॉल होगी वहां पे देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं पूरा इस कंपनी के बारे में बात करूँ ना, अभी तो भयंकर डी रेटिंग हो गई है इस कंपनी की। पहले जो इनका पीक हुआ था वहां पे जो इनको प्राइस बाई बुक मिल रहा था, पीवाई भी मिल रहा था, लगभग 8, 9 या 10 के आसपास मिल रहा था, और प्रेजेंटली इनका 2 हो गया है। तो देखा जाए तो ये करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे पहले इस बिजनेस के केस में और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, गवर्नेंस से कुछ इशू थे। आपके देखा इन्होंने जो इन्वेस्टिक आई थिंक जो इनका शेयर होल्डर था उन्होंने बहुत ओपन मार्केट में पूरी अपनी शेयर्स वगैरह को सेल कर दिया था। फिर कुछ इंटर पार्टी मतलब जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं वो वाले कुछ बातें हैं, इन्होंने कॉन कॉल में डिले कर दिया है। और इन सब चीज से बड़ी बात क्या है ना, कि जब तक आप एमरल्ड फाइनेंस को आप देखते हो ना, सिंस ये एक एनबीएफसी, अब आप पूरे पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को देखिए, यहाँ पे सैकड़ों एनबीएफसी है ना। तो उसमें अगर एक कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, तो वाई वुड समवन प्रीफर एक एमरल्ड फाइनेंस की कंपनी? क्योंकि जो इनका पूरा बेसिकली बिजनेस मॉडल था वो तो अर्ली वेज एक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए चल रहा था ना। तो उसमें कैसे बढ़ना है, एक तो उसकी गाइडेंस कम हो रही है, दूसरा उस पूरे प्रोडक्ट का जो पूरे इनके एयूएम मिक्स है, मतलब पूरा जो रेवेन्यू मिक्स है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट काफी कम है। एक सोर्सिंग स्ट्रेटेजी की तरह वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अल्टीमेटली अपने बिजनेस को ये लोग बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरह से एचडीएफसी बैंक है, उस तरह से लेके आगे जाने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक प्योर प्ले ये लोग आगे जाके एनबीएफसी बनने की बात करते हैं। अब जब आप एनबीएफसी देख रहे हो तो एनबीएफसी में तो आपके बहुत सारे प्लेयर्स हो गए। एसबीएफसी 25% ग्रो करता है, इंडिया सेल्टर 30% पे ग्रो करता है, होम फर्स्ट 25% पे ग्रो करता है, और कैपिटल ग्लोबल तो 30-35 पे ग्रो कर सकता है। तो यू आर सेइंग यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस होल सेक्टर। तो वहां पे इफ एमरल्ड फाइनेंस कंसिस्टेंटली वांट टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर, तो इसको वहां पे एक लॉन्ग टर्म विजन देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, आने वाले 3 या 5 सालों में इनको बताना पड़ेगा कि इनकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और उससे बड़ी बात क्या है, इनके पास जो इनका एयूएम है प्रेजेंटली बहुत छोटा है, मतलब 100 करोड़ का सिर्फ एयूएम है। कहाँ आप इंडिया सेल्टर को देखते हो, 10,000 करोड़ का एयूएम है। तो वाई वुड समवन वांट्स टू प्ले अ रिस्की बिजनेस मॉडल व्हेन यू हैव अ सिक्योर्ड बिजनेस? उस तरह के बिजनेस मॉडल है। तो कुछ उस तरह से आगे बढ़ना है। अब तो ठीक है, ये सारी चीजें तो कुछ कंसर्न वगैरह के बारे में हो गई, मतलब इनको किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना है। हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, अब कंपनी का मैं कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ। तो गाइडेंस आप देखेंगे, जो पहले इनकी बात थी कि 8 से 10x अपना पैट को करेंगे आने वाले 2 या 3 सालों में। तो उस पे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बाद में बात की थी कि वहां पे कंपनी लगभग 1 या 2 क्वार्टर डिले करेगा। और सेम एग्जैक्ट कमेंट्री मैनेजमेंट ने अपना कॉन कॉल में भी दिया है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है वहां पे ये लोग लगभग 4 के ईपीएस पे क्लोज करने की बात करते हैं, और जो आने वाला साल होगा वहां पे 7 to 8 ईपीएस की क्लोज करने की बात करते हैं। और जो एबिटा मार्जिन है और जो पैट मार्जिन है वो लगभग 70% इनके एबिटा मार्जिन, और जो पैट मार्जिन है वो लगभग 40 से 45% रखने की बात करते हैं। सो ऑफकोर्स कंपनी प्रॉफिटेबल मेट्रिक्स पे तो काफी अच्छा काम कर रही है। अगर कंसिस्टेंटली ये लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म करते रहे, जो कि कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं ये लोग नहीं कर रहे हैं, अपने कॉन्शियस लेके चल रहा है, जो कि देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी हो जाता है। तो कंपनी अच्छा ही कर रहा है। और अभी जो पूरी थोड़ा सिनेरियो भी इश्यूज वाले हो गए हैं, तो उस तरह से कुछ आगे बढ़ रही है। अगर ये लोग आने वाले क्वार्टर में, जैसे इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग अपनी पूरी विजन को शेयर करेंगे, अगर वो चीज ये लोग अच्छे से शेयर कर पाए और जो इन्वेस्टर्स है उसका कॉन्फिडेंस, बेसिकली प्रॉपर कॉन्फिडेंस दे पाए, तो मे बी इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में और फर्दर इंटरेस्ट बनेगा। और दूसरा चीज क्या है, ये एक सिंस आप देख रहे हो कि अर्ली वेज एक्सेस जो प्रोडक्ट है अभी मार्केट में नया आया है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गया,
या फिर जो आपके अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप हो गया है, बट इंडिया के केस में भी ये नया प्रोडक्ट है, तो मार्केट में इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे जो इन्होंने कॉम्पिटिटर्स के नाम दिए हैं वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। तो वो जो बिजनेस जो है वो सब क्या करते हैं, सैलरी के बेसिस पे जनरली, मतलब बेसिकली सैलरी के बेसिस पे क्रेडिट देते हैं। अब जो इनका प्रोडक्ट है ये बेसिकली क्या है, थोड़ा वो बिजनेस है ना, एसजी फिनसर्व जो बिजनेस है जहाँ पे आपके कॉर्पोरेट से बैकिंग होती है, तो यहाँ पे जो पैसे कटते हैं एम्प्लॉइज के सैलरी से वो आपके कॉर्पोरेट खुद काट के देता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका एक रिस्क जो हो जाता है वो कम होता है। तो देखते हैं कंपनी कैसे आगे बढ़ता है, कुछ पैरामीटर्स पे इनको ऑफकोर्स काम करने की जरूरत है ताकि फर्दर इन्वेस्ट इंटरेस्ट बन पाए इस बिजनेस में। अभी के लिए तो देखेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनता नहीं है। ऑफ कोर्स जो इनकी ग्रोथ रेट है उस पर आपको इंटरेस्ट इसलिए आएगा, इंटरेस्ट आता है उस ग्रोथ रेट को देख के, बट अगेन मुझे उसकी सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी और कुछ तो प्रॉपर मुझे 2 या 3 साल का गाइडेंस, मतलब गाइडेंस या प्रॉपर किस डायरेक्शन में कंपनी आगे बढ़ रही है उस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए ना, जैसे आपका ये एसबीएफसी फाइनेंस हो गया, हमको कंसिस्टेंटली पता है कि वो 5 से 7% ग्रो करेगा। इंडिया सेक्टर हो गया, वो लोग भी अपने 20,000 30,000 या फिर जो होम फर्स्ट है अपने ईयूएम को ग्रो करने की बात करता है। कैपिटल ग्लोबल है, लगभग 1 लाख ईयूएम करने की बात करता है बाय द एंड ऑफ FY30। तो एक विजन मिलता है ना मुझे एज एन इन्वेस्टर। तो कुछ उस तरह से आप एवरेज फाइनेंस को देखिए, आपके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दो गोल्ड फाइनेंसर्स फाइनेंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले कैपिटल ग्लोबल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैपिटल ग्लोबल वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस लगता है मुझे, क्यों? बिकॉज इस बिजनेस में आप देखोगे ना, अभी जैसे देखिए आपने देखा पूरा एमएफआई इश्यूज आया, फिर आपके ये जो एसबीएफसी इंडिया सेल्टर इन सभी ने कुछ ना कुछ इश्यूज देखा है, होम फर्स्ट फाइनेंस ने भी थोड़ा सा इश्यूज देखा है। वही जब आप कैपिटल ग्लोबल को देखते हो ना, इनकी एसेट क्वालिटी आज भी काफी अच्छी है। बहुत आपके होम, इनका हाउसिंग फाइनेंस वाला बुक हो गया, फिर आपका ये जो गोल्ड लैंडिंग वाला बुक है ना उसमें भी कोई इश्यूज नहीं दिखता आपको। अब देखिए जब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कैपिटल ग्लोबल से नंबर आए थे तो वहां पे कुछ एक जो ये एलटीवी वैल्यूज होते हैं ना गोल्ड के, उसको लेके काफी कंसर्न हो गया था। तो जब इनके आप पीपीटीएस वगैरह को देखोगे ना तो जनरली क्या होती है वहां पे वो लोग जो पूरा जो इनका फ्रेश डिसबर्समेंट है बेसिकली उसका एलटीवी बोलते हैं, तो वो लगभग 70% के आसपास होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है वो लोग उसके बेसिस पे लगभग 75% एलटीवी करने की बात करते हैं। तो वहीं पे आपको ये देखना है कि उस एलटीवी को ना देखते हुए जो इनकी पूरे एयूएम मिक्स है वहां पे कितना एलटीवी है उस पैरामीटर को देखिए। तो वो पैरामीटर अगर आप देखोगे ना तो यहीं पे चलिए मैं आपको फेडबैक फाइनेंशियल से भी कंपेयर कर देता हूँ। तो फेडबैक के भी केस में वो लगभग 60% होता है, और आप अगर आप ये कैपिटल ग्लोबल को भी देखोगे ना तो उसके उसका भी लगभग 60% होता है। तो वहां पे कोई इशू नहीं है। वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है? बिकॉज सपोज कीजिए गोल्ड की प्राइसेस अभी तो बढ़ रही है, तो उससे जो नेट आपके पास इन्होंने आपने जितना भी लोन्स दिया है तो उसके कारण बाय डिफॉल्ट आपका एलटीवी कम हो जाता है। लेकिन इशू तब आएगा जब गोल्ड की प्राइसेस कम होगी, आपको वहां पे कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए ना, तो उस कारण वो एलटीवी के बेसिकली कम होना जरूरी है। और चलिए यहीं पे बात करते हैं कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह के बारे में। तो अब आप देखेंगे ना इस बिजनेस को देखोगे आप तो आपको कुछ एल्ट का प्रेशर दिखेगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर के। इनके जो बिजनेस है बेसिकली गोल्ड लोन वाला जो बिजनेस है उसमें आपको एल्ट में प्रेशर दिखेगा। तो वो एल्ट में प्रेशर क्यों आया है? बोथ इन द केस ऑफ फेड बैंक फाइनेंशियल्स और कैपिटल ग्लोबल के केस में भी। अब वो उसमें कोई इशू नहीं है। इशू क्यों नहीं है आप देखिए, इन द केस ऑफ कैपिटल ग्लोबल क्या हुआ है, वहां पे क्या है, गोल्ड की बेसिकली क्या ये लोग बोलते हैं कि जो इनका बिजनेस सेगमेंट हो गया जो बेसिकली एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह हो गए, उनकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई तो उनके पास कैश ज्यादा आ गया। कैश ज्यादा आया तो वो लोगों ने पहले पैसे पे कर दिए अपने। पहले पैसे आप पे कर देते हो तो आपको कुछ तो बैंक से कुछ फायदा मिलेगा ना, तो उसके लिए कुछ रिबेट्स वगैरह मिल गए हैं। तो उसके कारण आपको एल्ड में प्रेशर दिख रहा है। और कंपनी अभी देखिए कैपिटल ग्लोबल जो कंपनी है वही अगेन को वर्किंग वाला आप एग्जांपल यहाँ पे ला सकते हो। आपके पास जो एक नेट एयूएम बिल्ड हो गया है तो वहां पे आप लोग अपना ब्रांचेस खोलोगे ना, तो उसमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा वो कम आएगा बिकॉज आपका बेस बड़ा हो गया है। तो कंपनी को अगेन जो ओपेक्स बाई एयूएम है ना वो अभी आप इस क्वार्टर को देखोगे ना तो लगभग 51% आई थिंक कॉस्ट बाई इनकम जो है इनका 51% पे भी ट्रेंड कर रहा है। तो कंपनी बात करता है कि वो घट के हमारा लगभग 40-45% के बीच में आने की बात करते हैं। तो वहां से भी आपको दिखता है कंपनी का जो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज है ना वो आपको आने वाले समय में आपको काफी मिलता हुआ दिखेगा। और जो इनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं आपके जो हाउसिंग फाइनेंस वाला हो गया, फिर आपकी जो को लेंडिंग मॉडल है इनका, जिसके कारण ये लोग पूरा नॉन इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं ना, उससे भी इनका आपको इनके बेसिकली पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, काफी स्कोप हो जाता है। अब देखिए कंपनी के अगर मैं कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो गाइडेंस है FY27 पे लोग एंड करने की बात करते हैं 33 से 34 हजार करोड़ के बीच में। FY27 को बोलते हैं 44,000 करोड़ पे एंड करने की बात करते हैं। FY28 में 50,000 करोड़ एंड करने की बात करते हैं, और FY32 तक लगभग 1 लाख करोड़ एयूएम पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो दो चीजें इंटरेस्टिंग है। अगर मैं FY32 तक का टारगेट दूं, जो कि बहुत एक मिड टर्म लॉन्ग टर्म वाला टारगेट होता है, तो आपको लगभग दिखता है कि ये कंपनी जो इनका बेस प्रेजेंटली आपका इंडिया शेल्टर और जो आपके होम फर्स्ट या एसबीएफसी से बड़ा है, उसके बाद भी ये कंपनी आराम से 25-30% पे ग्रो करने की बात करती है। थोड़े शॉर्ट टर्म पे आते हैं, FY25 तक 28 तक पे आते हैं। तो वहां पे पहले कंपनी का जो ईयूएम ग्रो करने का टारगेट था वो 50,000 करोड़ का ईयूएम था। अभी उन्होंने उसको बढ़ा के लगभग 55,000 करोड़ ईयूएम कर दिया है। तो वहां पे भी एक पॉजिटिव गाइडेंस हो गया ना। और अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो कंपनी आराम से जो इनका 34,000
करोड़ ईवीएम ग्रो करने का बात है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर का है, वहां पे तो ये लोग आराम से आपका 30% के ऊपर ग्रो करने की बात करते हैं। सो ये सारी चीजें, और बाकी इनका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बुक है और जो लैब बुक है वो अभी छोटा है, वो धीरे धीरे लोग ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे आपको यील्ड भी ज्यादा मिलता है, यील्ड भी ज्यादा मिल रहा है, और उनकी एसेट क्वालिटी भी वहाँ पे स्ट्रॉग है। तो कंपनी हर डायरेक्शन में अच्छी आगे बढ़ रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्वार्टर वन में इन्होंने लगभग 2000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया था। तो इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूजन कर दिया, तो उससे देखिए क्या फायदा होता है। जब मैं होम फर्स्ट फाइनेंस आपसे डिस्कस करता हूँ, तो वहाँ पे आपको मैं अगर उनका आरओए प्रोफाइल बताऊँ तो लगभग 4.5 इस तरह का है, ठीक है। अब वहीं पे जब मैं आप कैपिटल ग्लोबल का लेके आता हूँ ना, तो इनका जो आरओए प्रोफाइल है वो अभी 2.3 इस तरह का, आप एग्जैक्ट नंबर्स देख सकते हैं इनकी पीपीटी में। सो अब कंपनी जो गाइड करता है, इनका जो आरओए प्रोफाइल है ना, वो यहाँ से बढ़ के आने वाले 1 1.5 साल 2 सालों में वो 4-5 एक्स की तरफ बढ़ेगा। और सिंस इन्होंने अभी रिसेंटली कैपिटल इन्फ्यूज किया है, तो इनके पास इनफ लीवे है अपने आरओए प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए। तो आरओए प्रोफाइल इंक्रीज होगा, आपको बाहर से कैपिटल लेना नहीं पड़ेगा, तो उससे नेट नेट आपकी आरओई इंप्रूव होगी, कंपनी उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो ये पूरा आपको कैपिटल ग्लोबल के बारे में हो गया। और कोई पॉइंट्स, तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ये कंपनी। और हाँ, अगेन इस कंपनी के केस में भी आप देखोगे ना, जो निम का नंबर है, जैसा मैं आपको एसबीएफसी के केस में एक्सप्लेन कर रहा था, वही चीज यहाँ पे भी दिखा है। निम का परसेंटेज आपको थोड़ा सा घटता हुआ दिखेगा, बट वो क्यों है, वो इसलिए बिकॉज आपका लेवरेज बढ़ रहा है। लेवरेज बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो बढ़ जाएगा ना, तो उसी कारण निम में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है। इसलिए आपको बेटर पैरामीटर है, आप देखिए स्प्रेड को देखिए, तो इस पर आपको स्टेबल अगर कांस्टेंट दिख रहा है, तो देन द बिजनेस इज मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। अब फाइनली एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं फेडबैक फाइनेंशियल के बारे में। अब इस बिजनेस को मैंने ट्रैक करना क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज एक मुझे ये गोल्ड बिजनेस के बारे में और अच्छा एक आइडिया देता है। तो अगर आप इस बिजनेस को देखोगे ना, तो इनका जो केस है ना, इनका जो पोर्टफोलियो है, बेसिकली आप समझ लीजिए कुछ आपका एसबीएफसी की तरह से है, तरह तरह का है। बट जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो थोड़ा थोड़ा पूनावाला फिनकॉर्प की तरह से हो रही है। पूनावाला फिनकॉर्प आई ऑलरेडी डिस्कस। तो चलिए फेड बैंक के केस में क्या हो रहा है, जब एमएफआई के इश्यूज आए थे, तो वहां से इनका जो शॉर्ट टर्म लैब पोर्टफोलियो होता है और एक मिड टर्म लैब पोर्टफोलियो है, इसको लैब पोर्टफोलियो में मान लीजिए आप, और दूसरा इनका गोल्ड बुक है। तो ये बेसिकली, और इनका कुछ ये बिजनेस लोन्स वगैरह भी होते हैं, और कुछ इनका अनसिक्योर्ड वाला भी सेगमेंट था। बिजनेस लोन्स को ये लोग कम कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड से पूरा निकलने की बात करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो, वहां पे एमएफआई के इश्यूज आए थे, तो उसको धीरे धीरे उस पर कलेक्शन टीम बना रहे हैं। जैसा आपको ये एमएफआई कंपनीज होती है ना, अरमान हो गया, क्रेडिट एक्सेस हो गया, ये सब जो बातें करते हैं, उन टीमों को बिल्ड कर रहे हैं, ब्रांच एक्सपांड कर रहे हैं, गोल्ड की ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, गोल्ड की ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ उसको आपके लैब पोर्टफोलियो से क्लब कर रहे हैं, ताकि एक ही ब्रांच से आप गोल्ड की ब्रांचेस भी खोल सको और वहीं से आप लैब के बेसिकली लोन्स वगैरह भी दे सको, ताकि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। तो जब आप इस कंपनी को इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में देखोगे ना, तो ये बेसिकली आप समझ लीजिए कुछ वैसा केस है जैसे सीएसबी बैंक है ना, बेसिकली अपने बिल्डिंग फेज में है, अपनी ब्रांचेस को बिल्ड कर रहा है, अपनी कलेक्शन टीम को बिल्ड कर रहा है, पुराने जो खराब पोर्टफोलियो है उसको रेक्टिफाई कर रहा है। इसी कारण आप देखोगे तो इनके जो एनपीएस का नंबर है, सिर्फ जो पुराने इनफिशियंसीज थी ना, वो धीरे धीरे फ्लो हो रही है अभी भी। तो उसी कारण आपको जीएनपीए नंबर्स भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो ये कंपनी कुछ इस तरह से अभी आगे बढ़ रहा है। अब ये जो कंपनी अपने डायरेक्शन के बारे में बात करता है, बिकॉज अभी जो चल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शनली बिजनेस में क्या होना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप फेड बैंक को देखोगे, तो FY27 के बारे में लोग क्या बात करते हैं, तो वहां पे ये लोग बोलते हैं कि जितने भी हमको कॉस्ट वगैरह करनी थी ना, वो सारे हमारे FY26 में हो जाएगा। तो ये लोग कुछ ऐसे बोलते हैं कि FY26 हमारा एक बिल्डिंग फेज है, और FY27 आपका ऑपरेटिंग लेवरेज फेज है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमें काफी इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, फेड बैंक फाइनेंशियल्स को इसे ट्रैक भी करते रहेंगे। और दूसरा चीज, आप गोल्ड बिजनेस में देखोगे ना, तो अगेन वही चीज आपको यील्ड में यहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर दिखता है। कैपिटल ग्लोबल भी कहता है कि वो जो यील्ड है अगेन वो आपको 18% पे पहुंच जाएगा। कुछ वैसे ही बात ये लोग भी करते हैं। तो ये है पूरा फेड बैंक के बारे में। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, तो फेड बैंक का देखोगे ना, तो आपका सिंस आपकी अनसिक्योर्ड बुक कम हो रही है, बिजनेस लोन जो है उसको भी कम कर रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों बुक को एक्सक्लूड कर दूं, तो कंपनी आराम से 20-30% ग्रो करने की बात करती है। सो कुछ बिजनेस उस तरह से आगे बढ़ रहा है। सो ये सारे चारों पांचों बिजनेस के बारे में हो गया। अब देखिए, अब हम लोग कुछ फाइनली अगर कुछ बारे में बात करें, तो प्रेजेंट वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप पूरे सेक्टर में, इन सभी जितने भी बिजनेस के मैंने नाम लिए, सभी का जो प्राइस बाय बुक अगर आप देखोगे ना, तो घट के 2 1 2 2.5 इस तरह से आसपास हो गया है। अब देखिए, अगर मैं होम एक एक करके सबके बारे में बात करते हूँ, एचडीएफसी फाइनेंस को देखोगे आप, तो उनका पुराना जो उनको पीक में प्राइस बाय बुक मिला था, लगभग 4.4 के आसपास मिला था। अब देखिए, बिजनेस तब से लेकर अभी तक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आया है। तो बिजनेस में कुछ इश्यूज नहीं आए हैं। ऑफकोर्स थोड़ा शॉर्ट टर्म डिप है, जो भी चीज है वो 1 2 क्वार्टर में तो ठीक हो जाएगी। और हैविंग सेड दैट, बिजनेस की जो गाइडेंस है वो कुछ चेंज नहीं हुई है। उनका जो ओपेक्स टू एयूएम वाला जो नंबर है वो भी घट रहा है, और ये प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है। तो कंपनी अभी भी आराम से अपने पुरानी जो, हमको आराम से 4 या 5 के बुक में उनको प्राइस बुक मिल सकता है, प्रोवाइडेड की जो प्रेजेंट इशूज है वो आपको इंप्रूव होते हुए देखिए आने वाले क्वार्टर्स में। चलिए नेक्स्ट बिजनेस के बारे में बात करते हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस। जब होम फर्स्ट फाइनेंस पहले ग्रो कर रहा था, तो लगभग इनको पीक पे इनका प्राइस बुक लगभग 5 के आसपास इनको मिल रहा था। तो अभी देखिए, अभी होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में क्या हुआ है, कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है, इनकी
जो पहले की गाइडेंस थी लगभग आज से 2 या 3-4 क्वार्टर पहले जो ग्रो करते थे 30% पे ग्रो करते थे, पहले 30 से 28 हुआ, 28 से घट घट के अभी वो 25% पे आ गया है। तो जो पहले इनको प्राइसिंग मिलती थी वो क्या पता आज मिले या नहीं मिले। तो ये चीज़ है, आपको इस बिजनेस को कुछ इस तरह से देखना है। इंडिया सेल्टर एक कैसे बात करते हैं, इंडिया सेल्टर एक ऐसे उनका जो सिंस अभी जो पूरा ईयूएम है वो कम है, और उनको पीक पे लगभग 4 सवा 4 के आसपास उनको प्राइस वाइज बुक मिला था, और अभी आई थिंक उनको 2 सवा 2 के आसपास उनका प्राइस वाइज बुक होगा। तो अगेन उस बिजनेस में भी कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई है। देखते हैं आगे क्वार्टर कैसा रहता है। ऑफकोर्स बिजनेस तो अच्छा डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। फेडबैक फाइनेंशियल को देखोगे, सिंस बहुत सारे इशूज चल रहे थे तो इनको पीक पे लगभग 2-2.5 का ही प्राइस वाइज बुक मिला है। अगर आने वाले जब इनका पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लैब बुक और इनका गोल्ड लोन बुक वाली बुक है, अगर वो इंप्रूव हो जाती है तो वहां से स्कोप बनता है, बट अगेन हमें वो चीज़ पूरी देखनी पड़ेगी। और अगर कैपिटल ग्लोबल को देखोगे तो कैपिटल ग्लोबल के केस में आप देखेंगे इनका ऑफकोर्स बिजनेस तो काफी काफी क्वार्टर से अच्छा कर रहा है। अभी 2 सवा 2 के आसपास इनका प्राइस पे बुक होगा। मैं अगर आप इनको बताऊं इनका पीक पे कितना गया था, पीक पे इनको 5 का प्राइस पे बुक मिल रहा था। तो बिजनेस कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लिवरेज डिलीवर कर रहा है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इन पूरे सेक्टर में। तो कैपिटल ग्लोबल का आप उस तरह से देखिए। और फाइनली अगर आप एमराल्ड फाइनेंस को देखोगे तो इस बिजनेस को पहले तो अपना पूरा प्रॉपर विजन शेयर करना पड़ेगा आप इन्वेस्टर के साथ, ये लोग करना क्या चाहते हैं। और अर्ली वेज एक्सेस प्रोडक्ट है उसको आप एक सोर्सिंग स्ट्रेटेजी की तरह देखिए, ना कि एक पूरा बिजनेस का फेस फेस की तरह से देखिए। जो बिजनेस का फेस है एमराल्ड के केस में वो आपका एनबीएफसी वाला, और जो इनका सिंडिकेशन बिजनेस है वही है। तो देखते हैं कैसे पूरे सेक्टर आगे बढ़ता है। तो ये कुछ 4 या 5 या 6 कुछ पूरे सिक्योर लेंडर्स के बारे में हमने बात की है। होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने डाउट्स पूछते रहिए, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।